भारत के 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल बज गया है और चुनाव आयोग ने वोटिंग की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 2021 की सबसे बड़ी चुनावी लड़ाई का सबसे बड़ा मैदान इस बार बंगाल है। अगर बीजेपी बंगाल में चुनाव जीत गई तो यह ऐतिहासिक विजय होगी, लेकिन बीजेपी की जीत या हार का पूरा दारोमदार हिंदू वोटर्स पर रहने वाला है। बंगाल के मुस्लिम वोट बैंक की चर्चा तो पूरे देश में हो रही है, लेकिन बंगाल का हिंदू वोटर क्या सोच रहा है और बीजेपी के हिंदुत्व का बंगाल पर क्या असर होने वाला है, खास रिपोर्ट में देखिए। भारत माता की वंदे 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 वंदे। ये बंगाल में बीजेपी का सबसे बड़ा विजय मंत्र है वंदे मातरम। ये वो बुलंद नारा है जिससे बंगाल की सत्ता के दरवाजे खोले जा सकते हैं। वंदे वंदे। यहाँ बीजेपी की हर रैली में वंदे मातरम की गूंज है। यहाँ बीजेपी के हर नेता की जुबान पर वंदे मातरम है। वंदे 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 वंदे। ये बीजेपी का वो बंगाली सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है जिसके 5 चेहरे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद और श्री राम कृष्ण परमहंस। ये बंगाल के वो 5 महापुरुष हैं जिनसे पूरे बंगाल की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और इसीलिए बीजेपी के प्रचार अभियान के केंद्र में बंगाल के ये 5 बड़े आइकॉन हैं। मोदी, अमित शाह और नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी पूरे भारत में अश्वमेघ यज्ञ कर रही है और अब ये लड़ाई बंगाल की जमीन पर जा पहुंची है। देखिए, ये भारत का नक्शा है। भारत के ठीक पश्चिम छोर पर गुजरात है और भारत के ठीक पूर्वी छोर पर पश्चिम बंगाल है। पश्चिम छोर पर मौजूद गुजरात बीजेपी का सबसे पुराना और सबसे मजबूत किला है, लेकिन भारत के पूर्वी छोर पर मौजूद पश्चिम बंगाल आजादी के 73 सालों बाद भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है। अब बीजेपी राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी जमीन बंगाल को जीतना चाहती है, जो बीजेपी के लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल नहीं बल्कि बहुत बड़ी इमोशनल लड़ाई भी है। पहले जरा बीजेपी और बंगाल के कनेक्शन को समझिए। बीजेपी की नींव श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि बंगाल है। बीजेपी का सबसे बड़ा नारा वंदे मातरम है और वंदे मातरम नारे की जन्मभूमि बंगाल है। बीजेपी के सबसे बड़े आदर्श पुरुष स्वामी विवेकानंद हैं और स्वामी विवेकानंद की जन्मभूमि बंगाल है। बीजेपी की राष्ट्रवादी विचारधारा में एकदम फिट बैठने वाले सुभाष चंद्र बोस की कर्मभूमि भी बंगाल है। बीजेपी की विचारधारा हिंदुत्व है और देश की सबसे पहली हिंदुत्व की पार्टी हिंदू महासभा की जन्मभूमि भी बंगाल ही है। बीजेपी ने बंगाली राष्ट्रवाद के इन्हीं प्रतीकों का इस्तेमाल करके गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के तमाम राज्यों में अपना झंडा लहरा दिया। लेकिन जिस बंगाल से बीजेपी की विचारधारा को हिंदुत्व का टॉनिक मिलता रहा है, उस बंगाल को बीजेपी आज तक नहीं जीत सकी। यही वजह है कि 2021 में बंगाल की जंग बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में बंगाली राष्ट्रवाद की मात्रा काफी बढ़ा दी है। वो वंदे मातरम जिसने आजादी की लड़ाई में नए प्राण फूके, हमारे क्रांतिवानों को नई ताकत दी, मातृभूमि को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए हर देशवासी को प्रेरित किया। वंदे मातरम सिर्फ इन 2 शब्दों ने गुलामी की निराशा में जी रहे देश को नई चेतना से भर दिया था। ऐसे अमर गान की रचना करने वाले के स्थान को न संभाल पाना बंगाल के गौरव के साथ
बहुत बड़ा अन्याय है और इस अन्याय के पीछे बहुत बड़ी राजनीति भी है। ये वो राजनीति है जो देशभक्ति के बजाय वोट बैंक, सबका विकास के बजाय तुष्टीकरण को बल देती है। अगर बंगाल में बीजेपी की पूरी स्ट्रेटजी को डिकोड करेंगे तो ये पता चलता है कि बीजेपी का पूरा प्रचार अभियान किस तरह पश्चिम बंगाल के इन 5 महापुरुषों बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद और श्री राम कृष्ण परमहंस को केंद्र में रखकर बुना गया है। इस बात को जरा और गहराई से समझिए। बंगाली जनमानस में अपनी गहरी पैठ बनाने के लिए बीजेपी की तमाम रैलियों में वंदे मातरम का नारा लगता है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का एक गीत है। इसी हफ्ते बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के निहाटी में बंकिम चंद्र चटर्जी के घर का दौरा किया था और बंकिम चंद्र चटर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। 23 जनवरी को केंद्र सरकार के द्वारा पराक्रम दिवस घोषित किया गया है, जो सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती भी बहुत धूमधाम से मनाई और इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बंगाल में मौजूद रहे। बंगाल में काली पूजा का सबसे ज्यादा महत्व है और बंगाल के प्रसिद्ध संत श्री राम कृष्ण परमहंस मां काली के भक्त थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम कृष्ण के परम भक्त हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ भी अक्सर जाते हैं, जो रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का मुख्यालय है। इसके अलावा बंगाली जनमानस में गहराई तक बसे हुए स्वामी विवेकानंद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा अपना प्रेरणा स्रोत बताया है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के हर आयाम को छूने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की एक विशालकाय प्रतिमा भी लगवाई है। लेफ्ट के गढ़ में यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंगाली सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पॉलिसी और विजन को भी बंगाली महापुरुषों से जोड़ा है, जैसे आत्मनिर्भर अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा बताया है। स्वामी जी की प्रेरणा ने आजादी की लड़ाई को भी नई ऊर्जा दी थी। गुलामी के लंबे कालखंड ने भारत को हजारों वर्षों की अपनी ताकत और ताकत के एहसास से दूर कर दिया था। स्वामी विवेकानंद ने भारत को उसकी वो ताकत याद दिलाई, एहसास कराया, उनके सामर्थ्य को उनके मन मस्तिष्क में पुनर्जीवित किया। तब इसका बाकायदा अध्ययन करवाया गया था कि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों में ऐसा क्या है जो लोगों को देशभक्ति के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, आजादी के लिए मर मिटने की प्रेरणा देता है। इस तरह बहुत धीरे धीरे बीजेपी ने बंगाली जनमानस पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। वंदे इसी महीने 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व भारती के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया था। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी और रविंद्रनाथ टैगोर का पूरा दर्शन ही बांग्ला संस्कृति की अभिव्यक्ति है। गृह
गृह मंत्री अमित शाह ने विश्व भारती का दौरा भी किया और बंगाल की जनता के बीच संदेश दिया और बीजेपी ये बंगाल की जनता को समझाने की कोशिश कर रही है कि बंगाल के आदर्श और बीजेपी के आदर्श एक हैं और विपक्ष भी इस बात को जानता और समझता है कि बीजेपी के इस फॉर्मूले ने बंगाल में बीजेपी की लोकप्रियता भी बढ़ाई है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी बंगाल के इन्हीं सांस्कृतिक प्रतीकों के मुद्दे पर मोदी को घेरने की कोशिश भी कर रही है। जहां भी आपको मर्जी आप जा सकते, जहां भी आपको मर्जी आप चुनाव प्रचार कर सकते, लेकिन कहीं कहीं स्टेट में, सूबे में अलग अलग किस्म के कृष्टि होते हैं, सृष्टि होते हैं, संस्कृति होते हैं। इसको थोड़ा गौर करना चाहिए, ध्यान रखें। मैं आप लोगों के अंदर बहुत सारे आजकल रविंद्र प्रेमी बन चुके हैं, बहुत सारे रविंद्र प्रेमी बन चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी तो कभी कभी रविंद्रनाथ ठाकुर खुद लग रहे हैं मेरे को कि रविंद्रनाथ ठाकुर बन गए हैं। बुरा नहीं मानिए, मुझे जो लगता है वो कह रहे हैं। किसी को कोई सिमिलरिटी आ जाते है, इसमें कोई बुरा नहीं है, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर की जो वाह होते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को जब ऊपर जब ज्यादा प्रेम आ जाते हैं तो दो चार बात कहना जरूरी होते हैं। बंगाल में करीब 30% मुस्लिम आबादी है। टीएमसी और लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन का ज्यादा फोकस मुस्लिम वोटर पर है, लेकिन बंगाल में 70% हिंदू आबादी भी है और बीजेपी पूरी तरह से इसी हिंदू वोटर को अपनी तरफ खींचना चाहती है। बीजेपी को चुनाव में तब लाभ मिलेगा जब मुस्लिम वोट बढ़ जाए। ठीक इसी तरह ममता बनर्जी भी नहीं चाहती कि बीजेपी को एक मुश्त हिंदू वोट पड़ जाए, इसीलिए उन्होंने बीजेपी के उग्र हिंदुत्व के खिलाफ अपना सॉफ्ट हिंदुत्व खड़ा किया है। ममता सरकार ने दुर्गा कमेटियों को फंड दिए, गरीब पुजारियों के लिए भत्ता निर्धारित किया है, गरीब पुजारियों के लिए घर की स्कीम शुरू की है। लेकिन भारत की राजनीति का इतिहास तो यही कहता है कि यहाँ जब भी बीजेपी के उग्र हिंदुत्व का मुकाबला सॉफ्ट हिंदुत्व से होता है, जीत ज्यादातर बीजेपी की तरफ खिसक जाती है। गुजरात में कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व का प्रयोग अक्सर फेल हो चुका है, इसीलिए बीजेपी बंगाल में भी अपनी पुरानी पॉलिसी को बेहिचक फॉलो कर रही है। आज यही राजनीति बंगाल में लोगों को मां दुर्गा की पूजा से रोकती है, उनके विसर्जन से रोकती है। बंगाल के लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए अपनी संस्कृति का अपमान करने वाले ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। आज मैं बंगाल के लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं, जब बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी तो हर बंगालवासी अपनी संस्कृति का गौरवगान पूरी ताकत और हिम्मत के साथ कर सकेगा। कोई उसे डरा नहीं पाएगा, कोई आपको दबा नहीं पाएगा। अगर बंगाल की लड़ाई दो पार्टियों के बीच एकदम सीधी होती तो शायद चुनाव के परिणाम का अनुमान लगाना आसान होता, लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस से फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के गठजोड़ के बाद अब पश्चिम बंगाल में एक तीसरा फ्रंट भी तैयार हो गया है। बंगाल की लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है, इसीलिए चुनाव परिणाम पर सटीक अनुमान के लिए अभी और इंतजार करना होगा। बंगाल में सत्ता बचाने के लिए ममता बनर्जी के पास अब सिंगल फॉर्मूला बचा है। ये फॉर्मूला है मुस्लिम वोट, जिनके बिना टीएमसी का फिर से सरकार बनाना संभव नहीं। लेकिन बंगाल के मुसलमानों ने भी दीदी से दूरियां बनानी शुरू कर दी हैं और बंगाल में मुस्लिम वोट को लेकर क्या क्या समीकरण बने हैं, इस बार बंगाल का मुसलमान क्या चाहता है, अर्चना सिंह और मनीष भट्टाचार्य की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कोलकाता से 50 किलोमीटर दूर ये है फुरफुरा शरीफ, जहां हजरत अबू बकर सिद्दीकी और उनके 5 बेटों के मजार हैं।
फुरपुरा शरीफ दरगाह बंगाली मुस्लिम के लिए सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है। दरगाह का मुस्लिम वोटों पर अच्छा खासा प्रभाव है। फुरपुरा शरीफ का बंगाल के 100 सीटों पर सीधा असर पड़ता है। फुरपुरा शरीफ कभी ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता था, लेकिन इस बार ममता को यहां से झटका लगा है, क्योंकि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने पहले नई पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट बनाई। अब वो कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के पाले में जाकर बैठ गए। ऐसे में बंगाल का मुसलमान किसका साथ देगा? दीदी पर दोबारा भरोसा जताएगा या सिद्दीकी की सियासत को चमकाएगा? ये जानने और मुस्लिम वोटर्स के दिल की बात समझने के लिए हमारी दो टीम अर्चना सिंह और मनीष भट्टाचार्य फुरपुरा शरीफ पहुंचे। पश्चिम बंगाल में 30% माइनॉरिटी के वोट सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर माने जाते हैं और यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल इन वोटर्स को लुभाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोलकाता से 50 किलोमीटर दूर हम हुगली लोकसभा क्षेत्र के फुरफुरा शरीफ में मौजूद हैं। ये वो जगह है जो सियासत में इस बार सबसे ज़्यादा चरम पर है, क्योंकि यहाँ पे दादा भाई के वारिस पीरजादा अब्बास सिद्दीकी चुनावी मैदान में है। लेकिन कोलकाता से पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के फुरफुरा शरीफ तक 50 किलोमीटर के रास्ते में इन मुस्लिम मतदाताओं का क्या मानना है? क्या वो मोदी के साथ हैं या फिर केंद्र सरकार की योजनाओं को जानते हैं, या फिर पश्चिम बंगाल में बदलाव की बयार किस तरीके से आएगी? आज इन्हीं लोगों की जुबानी आपको हम सुनाते हैं। हमारे दोनों रिपोर्टर्स ने फुरफुरा शरीफ के मुसलमानों से बात की, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से उनका सियासी गणित भी जाना। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं बंगाल के मुस्लिम समाज में क्या सियासी घमासान मचा हुआ है। ये फुरफुरा शरीफ है जहां 1846 में हजरत अबू बकर का जन्म हुआ। यहीं पर उनकी मज़ार भी है जहां देश दुनिया से लोग आते हैं जियारत के लिए। यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? सरकारी योजनाएं उन तक पहुंची कि नहीं? कितना काम हुआ है? आइए उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए आप कि यहाँ पर क्या सरकारी योजनाएं आई हैं? आप केंद्र की योजनाओं के बारे में जानते हैं? नहीं जानते। किसी योजना का नाम नहीं। और यहाँ पर क्या काम हुआ है आपके यहाँ? ना, यहाँ पर हमारा इधर फुरपुरा शरीफ में भाई लोग ये सब काम करते हैं और थोड़ा कुछ काम करते हैं सरकार, इधर का सरकार में। इसलिए हम लोग बदलाव चाहिए सरकार को। मेरे को ये बताओ, वोट कौन सा सरकार काट के राजनीति में नहीं आया? ममता काटा, इसका सीपीएम काटा, कांग्रेस का, फिर सरकार में आया ना। तो हमारा भी हक है, हम भी सरकार बनाएंगे, हम भी काटेंगे, हमको भी खाना चाहिए ना। आप अपना तावा में रोटी सेकते आप पूरा दो बना के दो खा ला है, हमको आधा भी नहीं देता है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि तावा में हम भी थोड़ा बना के अपना खाएंगे। जब दीदी सरकार में आने वाले थे उसी टाइम हम लोग का बहुत असर दिया था, जो स्वास्थ्य होगा, शिक्षा होगा, अभी तो कुछ नहीं हुआ। इसलिए हम लोग जो भाईजान है वो अभी हम लोग का पूरा करेगा, इसलिए हम लोग सब भाईजान का है। बीजेपी सरकार बोल दिया बहुत दे दिया, और तृणमूल सरकार भी बोल दिया दे दिया। ठीक है, कैसा दिया तो दिखा दो। दिखाने से कुछ नहीं होता, दिखाओ। अभी तो कोई नहीं चलेगा, ये भी सरकार नहीं चलेगा, वो भी नहीं सरकार चलेगा। आम आदमी जो आया नहीं, अभी सरकार खुद बनाऊंगा, खुद चलाऊंगा, अभी दिखाऊंगा। तो देखो कैसा सरकार चलता है। ठीक है, नहीं देता है, 1% भी नहीं देता है। क्या करेगा? खेती की बाड़ी करता है वो सब लोग। अच्छा, क्या कभी किसी योजना के लिए लोन लिया या किसी उसके लिए गए हैं आप लोग? नहीं। तो कुछ जानकारी है कुछ योजनाओं की? कुछ कभी कोई फायदा पहुंचा किसी योजना का? जो सरकारी योजनाएं तो तमाम बनती हैं, पहुंचती हैं आप लोग? इधर कुछ नहीं होता है, सिर्फ बोलता है, नेता लोग आता है, आके घूम के चला जाता है, बड़ा प्रतिश्रुति करता है, कुछ भी नहीं हुआ इधर। यहाँ पर किस चीज़ की सबसे ज्यादा जरूरत है? किस चीज़ की मांग यहाँ के लोग कर रहे हैं जो हुआ नहीं अभी? वो तो रास्ता अच्छे से रास्ता होना चाहिए। ये जो रास्ता मेन रोड है देखिए ना, पूरा जाम है। ये रास्ता तो अच्छे से होना चाहिए। और टेंट जो है वो टीएमसी का ममता दी उसको सैंक्शन किया था, तो अभी तक उसको चालू नहीं किया। तो ये बीजेपी सरकार का नरेंद्र मोदी आके कलकत्ता में सब टेंट चालू करके दिखाया। वो कौन किया था? वो तो टीएमसी का ममता दीदी किया था, उसको चालू किया। तो फुरफुरा का काहे नहीं हुआ? लोगों को जानकारी है योजनाओं की, सरकारी योजनाओं की, उनके बारे में कुछ पता है? गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट का सुना है, मगर लागू कुछ नहीं हुआ इधर। जैसे आयुष्मान भारत, किसान निधि, ऐसा लागू नहीं है। किसान निधि तो यहाँ की सरकार ने लागू नहीं होने दिया। सरकार तो ऑलरेडी दे रहा है, कृषक बंधु दे रहा है।
ठीक है, यहाँ का सरकार थोड़ा बहुत काम किया है, मगर यहाँ फुरपुरा शरीफ में जैसे अब हजरत पीर अबू बकर सिद्दीक के नाम से एक मेंटल सुपर हॉस्पिटल होना चाहिए, एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए दादा हुजूर के। हम लोगों का जो इरादा है अभी गरीबों के लिए जो इन्हें मसीहा बन के जो आवाज़ उठाए हैं, हम लोगों के उम्मीद है हम कहाँ तक कामयाब होंगे या नहीं होंगे वो बात बाद में की बात है, पहला हम कोशिश तो करें। यानी लड़ाई में तो उतरेंगे, कामयाबी नाकामयाबी आगे की बात है। ये बताओ यंगस्टर हो, क्या करते हो, क्या काम पढ़ाई करते हो काम? जी फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में हो। कुछ जो सरकार की योजनाएं चलती हैं उनके बारे में कोई जानकारी होती है तुम लोगों को? तुम्हारे दोस्तों को या तुम्हारे जो बड़े भाई बहन उन लोगों को कुछ पता होता है? जब भाईजान आएगी ना तब मालूम पड़ जाएगा सबको। अर्चना ने जिन लोगों से बात की वो ममता बनर्जी से खासे नाराज हैं और इस बार टीएमसी को मौका देने के खिलाफ है। हमारी दूसरी टीम भी फुरफुरा शरीफ पहुंची, हालांकि इस दौरान रास्ते में काफी खराब सड़क मिली। जब यहीं से सवाल जवाब शुरू हुए तो वहां के मुस्लिम भाईजान का क्या कहना था वो भी देखना जरूरी है। रोड तो नया शुरू किया, नया रोड तो बन रहा है, ये सब माल मटेरियल सब रोड का ही तो है। लेकिन मैं देख रहा हूँ रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ममता दीदी ने यहाँ बहुत अच्छा काम किया है। जो अब्बास सिद्दीकी साहब ने जो बातचीत कर रहा है, जो सभा में बातचीत कर रहा था, हम यूट्यूब में देखा, वो बोल रहा है जे 73 साल 73 ईयर्स ये पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम और जितने भी शासक दल आया है वो मुस्लिम के लेकर फुटबॉल खेल रहा है। अच्छा, तो हमारा बात यह है तृणमूल कांग्रेस 10 साल आया है, लेकिन 63 ईयर 63 साल कांग्रेस और सीपीएम था। जब वो लोग फुटबॉल खेला है तो अब्बास सिद्दीकी भाईजान उसको क्यों गोद में बिठा के अलायंस कर रहे हैं? भाईजान तो सीपीएम के साथ अलायंस कर रहे हैं। बीजेपी भी बहुत कोशिश कर रही है यहाँ पर कि बहुत लोगों को रोजगार देगी, लोगों को अच्छे मौके मिलेंगे, तमाम योजनाएं केंद्र सरकार की हैं। तो बीइंग अ यूथ आप क्या लगता है? यूथ तो हम लोग यही करेंगे जो हम लोग के प्रेजेंट में जो हम लोग के लिए काम करे, हम लोग को कम से कम जॉब दे, रोजगार दे, हम उसी के साथ जाएंगे। और चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बंगाल बीजेपी अध्यक्ष का बड़ा बयान, डिटेल थोड़ी ही देर बाद।